हेलो दोस्तों, इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपनी इस वीडियो में जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले जीन पियाजे के सिद्धांत के पार्ट 2 कंप्लीट करा दिए हैं। आज के हम अपनी इस वीडियो में जीन पियाजे के सिद्धांत का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है बड़ा ही विस्तृत है, इसको हम पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। अब तक मैंने जीन पियाजे के सिद्धांत की पार्ट 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो कंप्लीट करा दी है। आज के हम अपनी इस वीडियो में जीन पियाजे के सिद्धांत का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। चूंकि पार्ट 2 में मैंने जीन पियाजे के सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था थी उसमें पहली अवस्था सेंसर मोटर स्टेज संवेदी गामक अवस्था जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष होता है वो कंप्लीट आपको पढ़ा दी थी। आज के हम इस वीडियो में संवेदी गामक अवस्था के बाद संज्ञानात्मक विकास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका टाइम पीरियड 2 से 7 वर्ष होता है उसको जानेंगे। इस अवस्था में बालक कौन कौन सी गतिविधि करता है, कौन कौन सी चीजें सीखता है, इसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी विशेषताएं इस अवस्था में पाई जाएगी ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और इसका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। तो आपका इसका टाइम पीरियड याद रखना है। इसका टाइम पीरियड होता है 2 से लेके 7 वर्ष, अर्थात 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष के बालकों में ये विशेषता पाई जाएगी जीन पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएगी। आप इस वीडियो को देखें, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने जीन पियाजे के सिद्धांत के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करा रखे हैं। अगर कोई नया व्यूवर इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके आप उन 2 पिछली वीडियो को भी देखें ताकि आपको ये सिद्धांत और अच्छे से समझ में आए। तो हम देखते हैं कि इस अवस्था में बालक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएगी। तो सबसे पहले इस अवस्था को समझने से पहले आपको ये याद रखना है कि बालक की उम्र कितनी है, 2 से लेके 7 वर्ष। बालक 2 से लेके 7 वर्ष की अवस्था तक होगा, उम्र का होगा। पहले देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसे भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था बोला जाता है। देखिए, बच्चा जो भी बोलना स्टार्ट करता है कि मम्मी मुझे ये खिलौना चाहिए, पापा मुझे स्कूल छोड़कर आओ, पापा बाजार से मेरे लिए चीज लेके आओ, बालक ऐसे वाक्य कब बोलना स्टार्ट करता है? जब वो 2 साल से लेके 7 साल के बीच में होता है। जब बालक पैदा होता है या 1 साल का होता है तब वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है, तब तो वो आपकी चीजों को सीखता है, आपकी चीजों को, आपकी आवाज को सुनता है और धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है। 2 साल से लेके 7 वर्ष का बालक इन वाक्यों को बोलना चालू कर देता है। भाषा पर उसकी थोड़ी बहुत पकड़ हो जाती है और उसमें भाषा का विकास होने लगता है। इस वजह से प्री ऑपरेशनल स्टेज को भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था भी कहा जाता है। जैसे मेरी भतीजी, वो 3 से 4 साल की है, वो अब बहुत अच्छी तरीके से हिंदी बोलती है और हमसे संप्रेषण भी अच्छी तरीके से कर पाती है। तो वो इसी अवस्था में है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष और इसकी पहली विशेषता क्या हो गई? भाषा विकास की ये महत्वपूर्ण अवस्था है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसकी दूसरी विशेषता देख लेते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इंग्लिश में भी नाम याद रखें आप, हिंदी में भी नाम याद रखें, दोनों ही नाम एक जैसे हैं, चेंज नहीं होते। आत्मकेंद्रिता यही नाम आता है, ईगोसेंट्रिज्म यही इंग्लिश में सेम नाम यही रहता है। देखो ये क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की प्रॉपर्टी है, यानी इस प्रकार का गुण इस अवस्था में पाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं ईगोसेंट्रिज्म क्या है। मैंने यहाँ पर डिटेल में इसकी परिभाषा नहीं लिख रखी, मैं बोल रहा हूँ। अगर आप नोट्स बना के लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि बालक जो सोचता है उसे वही सही लगता है। बालक जो सोचता है उसे वही सही लगता है, चाहे उसके बड़े उसको बताए कि भाई ये चीज गलत है, तब भी बालक तो अपने ईगो पर अड़ा हुआ है कि नहीं ये चीज तो मेरे अकॉर्डिंग सही है और वह उसे ही सही मानता है। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। देखिए मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे एक बालक को धूल में खेलना बहुत पसंद है, वो धूल में बाहर जाता है, मिट्टियों में खूब लेटता है और मिट्टी उड़ाता है, सर पे मिट्टी डाल लेता है, कपड़ों में मिट्टी डाल लेता है, खूब मिट्टी से खेलता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मिट्टी से मत खेला कर, तेरे को एलर्जी हो सकती है और हो सकता है किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाए। लेकिन जो बालक है वो क्या सोचता है, नहीं मिट्टी तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, मुझे मिट्टी में खेलना पसंद है, पापा गलत कह रहे हैं। वो अपने पापा की बात को गलत मानना चालू कर देता है। क्यों? क्योंकि बालक जो सोचता है उसको वही सही लगता है।
बालक को ये लगता है कि मुझे मिट्टी में खेलना अच्छा लग रहा है, मिट्टी मेरे लिए अच्छी है, तो वो मिट्टी को अच्छा ही मानेगा। चाहे उसके पिताजी मिट्टी की उसको हानि बताते कि ये मिट्टी तेरे को ये हानि पहुंचा सकती है, तब भी बालक अपने पिताजी की बात नहीं मानेगा। इसको ही बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। किसी बालक को सुई या जो पिन होती है या कांटे होते हैं उससे खेलने का शौक है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो, अगर छोटा बालक इन चीज़ों से खेलेगा तो हो सकता है उसको चोट लग जाए। लेकिन अगर बालक को वो चीज़ें पसंद है और उसके पिताजी उस बालक को ये समझाए कि बेटा इन चीज़ों से नहीं खेलते, अगर आप इन चीज़ों से खेलोगे तो आपको चोट पहुंच जाएगी, तो वो बालक क्या करता है, अपने पिताजी की बात को गलत बोल देता है। वो बोलता है नहीं, ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है, इनसे खेलने में मुझे मज़ा आता है, और वो बालक उन चीज़ों को अपने लिए सही मानता है। तो बालक कहने का मतलब ये, बालक अपनी सोची हुई चीज़ को, चाहे वो सही चीज़ हो चाहे वो गलत चीज़ हो, उसको ही सही मानता है और उसी चीज़ पड़ा रहता है। इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। आई होप आपको ईगोसेंट्रिज्म समझ में आया होगा। और ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की प्रॉपर्टी होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें अगली प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी, एनिमिज्म। अब जानते हैं हम एनिमिज्म क्या होता है। एनिमिज्म को हिंदी में बोलते हैं सजीव चिंतन। सजीव चिंतन का मतलब ये हो गया, बालक कोई भी निष्क्रिय वस्तु को देखता है और उसमें सजीव सजीव समझने लगता है उसको। जैसे बालक बोलता है चंदा मेरा मामा है, सूरज मेरा चाचा है, तो बालक उन निर्जीव चीजों को क्या मानता है, सजीव। इसको ही बोलते हैं एनिमिज्म। जैसे बालक बोलता है सूरज चाचा तो आज मेरा पीछा कर रहे हैं, बालक धूप में चल रहा है और ऊपर सूरज को देखकर बोलता है सूरज चाचा तो आज मेरा पीछा कर रहे हैं, तो बालक उस निर्जीव सूरज में क्या देखता है, सजीव को देखता है, उससे अपना संबंध बनाता है सजीव के साथ, तो उसको बोलते हैं एनिमिज्म। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो डोल से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, और वो डोल से बोलते हैं ये तो मेरी दोस्त है, ये डोल तो मेरी चाची है, तो वो उस निर्जीव डोल को सजीव समझ लेते हैं। इसको ही बोलते हैं एनिमिज्म। तो एनिमिज्म कौन सी अवस्था की विशेषता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था है। आई होप आपको एनिमिज्म का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी विशेषता। इसमें लिखा है अपलटावी चिंतन। अपलटावी चिंतन को अपलटावी गुण भी बोलते हैं और इसको अनुत्क्रमणीय चिंतन भी बोलते हैं। केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो आपको अनुत्क्रमणीय शब्द का मतलब समझ में आ रहा होगा। एक तरफ चल तो जाओगे लेकिन वापस नहीं आ पाओगे, उसको ही बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। और अपलटावी का मतलब आपने अगर चीज ऐसे कर दी तो ऐसा ना कर पाओगे, पर इसका मतलब वास्तव में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस अवस्था में बालक से पूछो कि मुझे 20 तक गिनती सुनाओ, बालक आपको 20 तक गिनती सुनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप बालक से बोलो कि एक काम कर, 20 से लेके 1 तक उल्टी गिनती सुना। अब बालक आपको नहीं सुना पाएगा। आपने बालक से बोला था 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक गिनती सुनाओ, बालक ने बिल्कुल सुना दी आपको आराम से गिनती। अब आप बालक से पूछो एक काम कर, उल्टी गिनती सुना, 10 से लेके 1 तक सुना या 20 से लेके 1 तक सुना, वो बालक नहीं सुना पाएगा, क्योंकि उसमें अपलटावी चिंतन नहीं पाया जाता। तो बालक 1 से लेके 10 तक गिनती तो सुना देगा, लेकिन 10 से लेके 1 तक गिनती नहीं सुना पाएगा। अब आप देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी, यानी अपलटावी चिंतन या अपलटावी गुण। आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम देख लेते हैं केंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं सेंट्रेशन। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण का मतलब ये होता है बालक अगर किसी वस्तु को देखकर उसकी एक ही विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण। अगर बालक ने किसी वस्तु को देखा और वो उसकी एक ही विशेषताएं बता रहा है तो इसको बोलते हैं केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है, बालक किसी वस्तु की एक ही विशेषता को बताता है। जैसे ये तकिया हो गया, ये मैंने तकिया ले लिया, अब इस तकिए का जो वजन है वो होगा कम से कम आधी किलो या 1 किलो मान लो। अब मैंने बालक को ये तकिया बताया और मैंने एक 5 किलो का बांट बता दिया, जो तराजू पे तोला जाता है वो 5 किलो का बांट बता दिया। अब मैं बालक से पूछूंगा बता भाई किसका वजन ज़्यादा है, तो बालक क्या सोचेगा, ये तकिया तो दिखने में भी बड़ा लग रहा है, इस तकिए की हाइट भी बड़ी लग रही है, और जो वो 5 किलो का बांट था वो दिखने में भी छोटा है, उसकी हाइट भी कम है। तो बालक ने इसकी क्या एक गुण पकड़ लिया कि भाई ये तो इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसका वजन ज़्यादा होगा, तो बालक बोलेगा तकिए का वजन ज़्यादा है। तो लेकिन आप तो जानते हो तकिए का वजन ज़्यादा नहीं, तकिए का तो आधी किलो वजन है, ज़्यादा वजन तो बांट का है। तो बालक में केंद्रीकरण का गुण है। केंद्रीकरण का गुण है मतलब वो एक ही विशेषता को बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है कि भाई तकिए की हाइट ज़्यादा है इसलिए तकिए में वजन ज़्यादा है।
बालक सारी चीज़ें सोच ही नहीं पा रहा। अरे तकिया तो हल्का है, इसमें रुई भरी हुई है और इसका घनत्व भी कम है, जबकि जो बाट है उसका घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा है, तो उसमें वजन ज़्यादा होना चाहिए। बालक ये सब चीज़ें नहीं सोच पा रहा। बालक में सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का गुण पाया जा रहा है, मतलब वो किसी वस्तु की केवल एक विशेषता को बता पा रहा है, उसकी 4-5 विशेषता उसकी समझ में नहीं आती। वो एक ही विशेषता को पकड़ लेता है और बार बार बोलता है तकिया तो बड़ा है इसलिए तकिए का ही वजन ज़्यादा है। आई होप आपको केंद्रीकरण भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसी से रिलेटेड है एक विमीय चिंतन। एक विमीय चिंतन का मतलब क्या होगा कि बालक एक ही विमा को देखेगा, बालक एक ही विमा को देखेगा, उसमें द्विविमीय चिंतन नहीं पाया जाएगा, एक विमीय चिंतन पाया जाएगा। इसी को आप इसी एग्जांपल से समझ लीजिए। मैंने बालक को बताया ये किलो कि भाई ये तकिया है और वही 5 किलो का बाट बता दिया। बालक से पूछा किसमें वजन ज़्यादा है, तो बालक बोलेगा इसमें ही वजन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बालक बोलेगा इसकी हाइट ज़्यादा है, बस इसकी हाइट ज़्यादा है, यानी एक विमीय एक ही दिशा में चिंतन कर पा रहा है। तो केंद्रीकरण एक तरह से एक विमीय भी हो सकता है। ये विशेषता इसी के साथ जुड़ी हुई होती है। एक विमीय मतलब एक ही दिशा में चिंतन कर पा रहा है। बालक अपनी जिद पर अड़ चुका है कि इसकी तो हाइट ज़्यादा है, इस वजह से इसमें वजन ज़्यादा है। लेकिन आप जानते हो हाइट ज़्यादा होने से वजन ज़्यादा नहीं होता। उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका द्रव्यमान कितना है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। एक विमीय चिंतन ना करते हुए बहुत सारे विमीय चिंतन करना पड़ता है, तब जाके हम कोई निष्कर्ष पर निकलते हैं कि कौन सी चीज़ भारी है। लेकिन बालक इस अवस्था में क्या करता है, भोले वाले बालक होते हैं, इतना ज़्यादा तो वो सोच भी नहीं पाते। इस वजह से कितना विमीय चिंतन करते हैं, एक विमीय चिंतन करते हैं। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं साधारण मानसिक क्रिया कर लेता है। साधारण मानसिक क्रिया कर लेता है मतलब आप बालक को जोड़ दे दो, आप बालक को घटाव दे दो, बालक आसानी से कर लेगा। मेरी भतीजी है, मैं उसको जोड़ देता हूँ तो वो जोड़ यानी एडिशन अच्छे से कर लेती है। उसको घटाव देता हूँ तो वो घटाव भी अच्छे से कर लेती है। लेकिन जब आप बालक इन जोड़ों को कर रहा है, इन घटावों को कर रहा है, आप उनसे नियम पूछ लीजिए कैसे हुआ, तो वो नियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बालक साधारण मानसिक क्रिया तो कर लेंगे, लेकिन आप पूछेंगे ना इसके पीछे का रीजन क्या है, नियम बताओ, लॉजिक बताओ, तो बालक लॉजिक नहीं बता पाएंगे। अब बालक इन क्रियाओं को कर तो रहे हैं, बालक जोड़ भी रहा है, बालक घटा भी रहा है, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक नहीं बता पा रहा। इस वजह से इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं या अर्धतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। देखिए ये लाइन मैंने यहाँ लिखी है, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था या अर्धतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये वाली लाइन भी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम अगला देखते हैं, सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता। सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता। मैंने बालक से बोल दिया राम और श्याम की हाइट जो ऊंचाई है उसका अनुपात है 5:10। तो किसकी हाइट ज़्यादा है, बालक नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अनुपातों का अंतर बालक इस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। अनुपात का अंतर समझने के लिए उसे और अधिक उम्र में जाना पड़ेगा, जो कि अगली अवस्था में आएगा। तो इस अवस्था में बालक सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, इसको आप एक और एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मैंने बोला राम के पास 20 रुपये है, श्याम के पास 40 रुपये है। अब मैं बालक से पूछूंगा दोनों के पैसों का अनुपात बताओ, बालक नहीं बता पाएगा, बालक अनुपात नहीं बता पाएगा। तो इस उम्र में बालक सही अनुपात का पता नहीं लगा पाता। इसके बाद देखिए, इस अवस्था में बालक गिनती सुनाता है तथा लिखना सीख जाता है। जब बालक, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 20 तक गिनती सुनाता है तथा उन गिनतियों को लिखकर भी बताता है। अल्फाबेट, वर्णमाला, इनको भी लिख के बताता है, इनको भी सुनाता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जादुई चिंतन। इस अवस्था में बालक जादुई चिंतन करता है। शक्तिमान, सोनपरी ऐसे नाटक देखना पसंद करता है। हातिम इस प्रकार के नाटकों को देखना पसंद करता है और सोचता है मेरी शक्तिमान बन जाऊंगा, मेरी बहन सोनपरी बन जाएगी। इस तरीके की चीज़ें बालक सोचता है। तो ये जादुई चिंतन ही तो है। हकीकत में शक्तिमान थोड़ी है भाई, हकीकत में कोई हातिम थोड़ी है, लेकिन बालक सोचता है। बालक को उसकी मम्मी परी की कहानी सुनाती है तो बालक सपने में सोचता है मैं परी बन के जाऊंगा और आसमान में खूब घूमूंगा। तो बालक जादुई चिंतन कर रहा है इस अवस्था में। तो जादुई चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था है। 2 से 7 वर्ष का बालक ये चीजें सोचता है। इसके बाद आप अगला देखिए, कलेक्टिव मोनोलॉग। इसका इंग्लिश में नाम याद रखें, हिंदी में नाम चेंज मिलेंगे, 3 से 4 नाम मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। आप इंग्लिश में नाम याद रखें, कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब ये होता है बालक स्वयं से बातें करता है, बालक बोल भी स्वयं रहा है, बालक सुन भी स्वयं रहा है। इसलिए बोलते हैं श्रोता तथा वक्ता दोनों स्वयं बालक है। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब ये है श्रोता तथा वक्ता दोनों ही बालक है। आपने इसको ऐसे समझाता हूँ, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा,
मेले में जाते हैं, छोटे छोटे गैस के चूल्हे, छोटे छोटे बर्तन ले आते हैं प्लास्टिक के, और क्या करते हैं, अकेले में बैठ के दुकान लगा लेते हैं और खुद से बातें करते हैं, पापा आएंगे तो मैं चाय बना दूंगी, अच्छा मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, मैं गैस पे चूल्हा चढ़ा देता हूँ। बालक खुद से ही बातें कर रहा है, और वो बालक खुद से बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने व्यवहार को दिशा निर्देशित करता है, अपने व्यवहार को दिशा निर्देशित करता है, बोल बोल कर उसको काम करना अच्छा लगता है। तो इस अवस्था में बालक बोलता भी स्वयं है और सुनता भी स्वयं है, खुद से ही बातें करता है। तो जब बालक खुद से बातें करता है उसको ही बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग। आई होप आपको कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब समझ में आया होगा। आप चाहे तो उसकी डेफिनेशन जो मैंने बोली थी उसको लिख भी सकते हैं। मेरी तेज बोलने की आदत है, अगर आपको कोई लाइन एक बार में समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा पीछे लेके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं टू वर्ड फ्रेज, स्वनिर्मित भाषा। इस अवस्था में बालक टू वर्ड फ्रेज यानी स्वनिर्मित भाषा बोलता है। आपने छोटे छोटे बालक को देखा होगा, जब उसको पानी पीना होता है तो वो बोलता है मम्मी मम्मम, वो बोलता है मम्मी मम्मम। तो मम्मम का मतलब सारी महिलाएं अच्छे से जानती है। मम्मम का मतलब क्या होता है? मम्मम का मतलब होता है पानी। छोटे बच्चे को मम्मम पानी बोल कर तो सिखाया जाता है। तो जब बच्चे को पानी पीना होता है तो वो क्या बोलता है? मम्मी मम्मम। लेकिन अब आप बड़े हो गए, अब आपको पता चल गया भाई इसको पानी बोलते हैं तो आप पानी के मांगते हो। लेकिन जब आप इस अवस्था में होते हो, कभी 3 साल के बच्चे को देखना वो पानी कैसे मांगता है? मम्मी मम्मम। 2 साल के बच्चे को देखना वो पानी कैसे मांगता है? मम्मी मम्मम। तो जब उसने बोला मम्मम, इसको बोलते हैं स्वनिर्मित भाषा। स्वनिर्मित भाषा मतलब उस बालक ने स्वयं बना ली। मम्मम का मतलब रियलिटी में पानी नहीं होता, लेकिन उसने खुद ने बना ली कि भाई मम्मम का मतलब पानी है, तो बालक मम्मम से पानी ही समझता है। ठीक है, अब इसको मैंने बोला है टू वर्ड फ्रेज। तो देखिए मम मम, तो इसमें टू वर्ड ही तो थे, मम मम। ऐसे ही बालक बोलता है पी पी। इस तरीके से बालक टू वर्ड फ्रेज यानी स्वनिर्मित भाषा, 2 शब्दों की भाषा यहाँ पर स्वयं से बनाना सीखता है। ठीक है, इसके बाद देख लिए अतार्किक चिंतन की अवस्था या अर्धतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। मैंने बताया था बालक साधारण मानसिक क्रियाएं कर लेता है जैसे जोड़ घटाव, लेकिन आप उसके पीछे का लॉजिक पूछोगे, तर्क पूछोगे तो बालक बता नहीं पाएगा। इस वजह से इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था या अर्धतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारी ही ये चीज़ें पूछी गई है किसी ना किसी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रतीकात्मक प्रक्रिया। इसका मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ नाम इंग्लिश में ही याद रखें, इसका नाम इंग्लिश में ही याद रखें। सिंबॉलिक प्रोसेस का विकास होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है DSSB में, और ये प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में कि प्रतीकात्मक प्रक्रिया जो सिंबॉलिक प्रोसेस होती है वो किस अवस्था का गुण है? तो इसका आंसर था प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देख लेते हैं कि प्रतीकात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीक अर्थात सिंबल से सीखता है। सिंबल से सीखता है मतलब जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 2 से 7 साल के बीच है या इनमें से ही एक है। अब उसके पापा ने घर में क्या ले ली? नई गाड़ी ले ली। तो बालक पहले देखता है कि मेरे घर में कुछ नया सामान आया है, तो वो गाड़ी को देखता है, 2-3 दिन देखता है पापा गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में आवाज आती है पी पी, तो ठीक है। बालक जब रोजिना उस गाड़ी को देखता है तो बालक को पता चल जाता है कि मेरे पापा जब घर पर आ रहे होते हैं तो वो गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं पी पी। तो बालक समझ गया कि पी पी की आवाज़ आ रही है मतलब मेरे घर पर कोई आ रहा है, और मेरे घर पे कौन आ रहा है? मेरे पापा आ रहे हैं। तो बालक उस ध्वनि को पहचानने लग जाता है। तो कभी भी आप देखना जब छोटा बालक होता है उनके घर में कोई भी वाहन होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो जीप हो, चाहे वो कोई भी कार हो, तब जब बालक उस चीज़ से अनुबंधन कर लेता है, उस चीज़ का मतलब समझ जाता है कि हमारे घर में कार है। तो जब बालक घर के अंदर होता है और पापा बाहर से आ रहे होते हैं और वो बाहर ही उस गाड़ी का हॉर्न बजाते थे पी पी, तो बालक उस प्रतीक को समझ जाता है। वो गाड़ी की इमेज उसके दिमाग में आ जाती है, अच्छा पापा आ गए हैं, तो हमारी गाड़ी का हॉर्न है, और ये हॉर्न तब बजता है जब हमारे पापा आते हैं। तो इसको ही बोलते हैं प्रतीकात्मक प्रक्रिया। तो बालक सिंबलिक प्रोसेस के द्वारा इस अवस्था में सीखता है। तो आपको याद रखना है प्रतीकात्मक प्रक्रिया यानी सिंबलिक जो प्रोसेस होती है इसका विकास कौन सी अवस्था में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। आप इसका इंग्लिश नाम ही याद रखना। इसमें एक और चीज़ बताने लायक है जो बता रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था सेंसर मोटर स्टेज के 6 पार्ट होते हैं, 6 सब पार्ट होते हैं, इसी प्रकार से प्री ऑपरेशनल स्टेज के भी 2 सब पार्ट होते हैं। इन 2 सब पार्ट्स के केवल आपको नाम याद रखने हैं, नाम से आपका काम चल जाएगा। इसमें ज़्यादा डीप में घुस के पूछेगा नहीं कि और क्या होता है, केवल नाम आप याद रखिए। तो इस अवस्था के 2 सब पार्ट्स हैं, उनके नाम देखिए। पहले का प्री कंसेप्चुअल पीरियड, पहली जो अवस्था है इसकी उप अवस्था उसका नाम है प्री कंसेप्चुअल पीरियड। इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 4 वर्ष। इसके बाद जो अगली अवस्था है
उसका नाम है इंट्यूटिव पीरियड, 4 से 7 वर्ष। इसको बोलते हैं अंतः प्रज्ञा काल। लेकिन मैंने वही बताया, हिंदी में नाम चेंज होते रहते हैं, मैं खुद कन्फ्यूज हो जाता हूँ, तो मैंने अपनी इन गलतियों को सुधारा है। इसलिए मैं आपको सीधा यही बताऊँगा, आप इंग्लिश नाम ही याद रखें। जिनके नाम चेंज होते रहेंगे उनका मैं नाम आपको इंग्लिश में ही रिकमेंड करूँगा। तो देखिए, इस अवस्था के 2 सब पार्ट कौन से हैं? प्री कंसेप्चुअल पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 2 से 4 वर्ष। इंट्यूटिव पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 4 से 7 वर्ष। अभी तक यहाँ से कुछ पूछा तो नहीं गया, लेकिन इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर यहाँ से पूछ लिया तो आपका 1 नंबर फिर गया। इस वजह से मैंने आपको ये भी कंप्लीट करा दिया। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दूंगा, 100% आपको रिप्लाई दूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई तो क्या है, मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी तेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर स्पीड कम कर लीजिएगा। इस वीडियो को आपने देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी और ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप इसी तरीके से मुझसे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।